नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चाइल्ड पेडागोजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम चाइल्ड पेडागोजी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एमपी टेट, सी टेट और एनी अदर टेट के लिए ये लाभदायक होंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी कि एक बच्चे का विकास हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, तो उसको मेजर करने की सबसे अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी है विकासात्मक विधि, ऑप्शन डी है सांख्यिकी विधि। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकासात्मक विधि। इसको विकासीय विधि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। यानी कि समाज में समायोजन होना या सामाजिकरण होना किस तरह की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में बच्चे और वयस्क कैसे सीखते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है परिवार से, ऑप्शन बी है साथियों से, ऑप्शन सी है विद्यालय से, ऑप्शन डी है इन सभी से। तो जब बच्चे या किसी वयस्क व्यक्ति का विकास होता है तो या सामाजिकरण होता है तो वो इन सभी से सीखता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इन सभी से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। यानी कि बच्चे का जब विकास होता है तो उस विकास के लिए यहाँ पर 2 सिद्धांत बताए गए हैं। उन 2 सिद्धांत में हमसे सिरस्थ सिद्धांत के बारे में पूछा है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी है विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है, क्योंकि यहाँ हमारा सिरस्थ सिद्धांत है, इसमें विकास सिर से पैर की ओर बताया गया है। और विकास का एक और जो दूसरा सिद्धांत है वो है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? यानी कि हम देखते हैं कि हर एक मानव में जो व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है उस व्यक्तिक भिन्नता को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं जिससे हर एक मानव अलग अलग हमें भिन्न व्यक्तित्व का दिखाई देता है। तो ऑप्शन है इसमें आनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन बी है पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। इन दोनों क्रियाओं के कारण कोई भी व्यक्ति हमें उसमें व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। संक्षिप्त रूप PSNR जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। अब यहाँ हमसे PSNR का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है PSNR का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए है समस्या हल तार्किक व आंकिक क्षमता, ऑप्शन बी है समस्या हल संबंध और आंकिक क्षमता, ऑप्शन सी है बौद्धिक क्षमता तार्किकता और आंकिक क्षमता, ऑप्शन डी है बौद्धिक क्षमता तार्किकता और अंक ज्ञान। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि PSNR का फुल फॉर्म जो होता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि। अब जो हमारे वाइगोत्स्की से उन्होंने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो ऑप्शन ए है यहाँ संस्कृति की आनुवांशिकता के कारण होता है, ऑप्शन बी यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऑप्शन डी यहाँ समावेशन और समायोजन का परिणाम
होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। जो हमारे गार्डनर महोदय थे उन्होंने बुद्धि के 7 अधिमान निर्धारित किए थे, उसमें से हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, ऑप्शन डी है भाषात्मक बुद्धि। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भावनात्मक बुद्धि, जो गार्डनर महोदय के 7 बुद्धि अधिमान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। यानी कि जो बुद्धि है उसके बारे में कुछ यहाँ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन को बताना है। ऑप्शन ए है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि बुद्धि इन सभी चीज़ों का नाम बुद्धि है और ये बुद्धि सारे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। यानी कि एक बच्चा किसी घटना को या किसी वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन करना हो शुरू कर देता है, तो जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करता है। तो ऑप्शन ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं। यानी कि जो हमारा IQ होता है उसको मेजर करने की जो विधि बताई थी वो या उसके जन्मदाता किसे माना गया है या कौन है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है स्टर्न, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है टर्मन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बिने, यानी कि बिने ने 1905 में पहली बार IQ मेजर करने का फॉर्मूला दिया था और फॉर्मूला था IQ इक्वल टू एम ए होता है मेंटल एज अपॉन CA, यानी कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी की भी बुद्धि लब्धि का पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एलेक्सा है। एलेक्सा क्या है। ऑप्शन ए है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी है सीखने की अक्षमता, ऑप्शन सी है लिखने की अक्षमता, ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। यानी कि एलेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से वर्ष में हुई। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1900, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1920। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1900। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन डी है बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। यानी जो हमारे जीन पियाजे महोदय उनके द्वारा यहाँ पर जो अवस्थाएं बताई गई थी कि कौन कौन सी अवस्था में बच्चा क्या क्या करता है। तो यहाँ पर दिया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी गई है। तो ऑप्शन ए है 0 से लेके 2 वर्ष,
ऑप्शन बी है 11 से लेके 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से लेके 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 से लेके 7 वर्ष। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 से लेके 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? यानी एक जो जड़ बुद्धि बालक होता है उसका IQ बुद्धि लब्धि कितना होता है? ऑप्शन ए है 11 से लेके 120, ऑप्शन बी है 71 से लेके 80, ऑप्शन सी है 71 से कम, ऑप्शन डी है 81 से 110। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 71 से कम, ऑप्शन नंबर सी। यानी एक जड़ बुद्धि बालक जो होता है उसका IQ 71 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी कि एक बालक है वो गर्भ में है, वो गर्भ में पूर्णतः उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है 150 दिन, ऑप्शन बी है 390 दिन, ऑप्शन सी है 280 दिन, ऑप्शन डी है 460 दिन। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 280 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नवजात शिशु का भार होता है, यानी एक जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? तो यहाँ दिया है हमें। ऑप्शन ए है 6 पाउंड, ऑप्शन बी है 9 पाउंड, ऑप्शन सी है 7 पाउंड, ऑप्शन डी है 8 पाउंड। यानी कि उसका वजन कितना होता है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 पाउंड। एक नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? 7 पाउंड का उसका भार होता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी जो बुद्धि के बारे में दी वो किसके द्वारा दी गई हैं? ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है थार्नडाइक, ऑप्शन सी है टर्मन और ऑप्शन डी है बर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत जो दिए गए थे वो दिए गए थे हमें थार्नडाइक के द्वारा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? यानी कि उपनयन संस्कार की जो प्रथा थी वो किस काल में थी? तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है वैदिक काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी बौद्ध काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल में बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी है शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो यहाँ इस तरीके से हमारे 20 मोस्ट IMP क्वेश्चंस का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।